तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है वर्षों बाद जब बहू को हुआ अपनी गलती का एहसास। क्या सास उसे माफ़ कर पाई? पायल की नई नई शादी हुई थी। घर में सभी बहुत अच्छे थे, पर उसे सबसे ज़्यादा प्रिय थी अपनी दादी सास। इस उम्र में भी उनकी चुस्ती फुर्ती देखते ही बनती है। और दूसरी तरफ थी उसकी सास शोभा जी, जो हर समय बिस्तर से चिपकी रहती। भगवान ने उन्हें बहुत सुंदर काया दी थी। दुबली पतली शोभा जी को देखकर पायल सोचती, काश उसका भी थोड़ा वज़न और कम हो जाए। उसे अपना वज़न काबू में रखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, जबकि सास शोभा देवी ना तो कुछ व्यायाम करती, ना ही घर के किसी काम को हाथ लगाती, और जो मन में आता खाती। पर फिर भी इंच भर का फर्क नहीं पड़ता उनके शरीर पर। कोई उन्हें देखकर बता भी नहीं सकता था कि उनके बच्चे इतने बड़े हो सकते हैं और वह दादी नानी बन चुकी हैं। पायल घर में सबसे छोटी थी। जेठ जी परिवार के साथ दूसरे शहर में रहते थे। आना जाना कम ही होता था। एक ननद थी जो विदेश में जाकर बस गई थी। वह भी 2-4 साल में आती। अभी वह पायल और विशाल की शादी पर आई थी। फिर पता नहीं कब आना हो। घर में पायल, पति विशाल, सासू माँ शोभा देवी और दादी सास थी। ससुर जी का 2 वर्ष पहले ही स्वर्गवास हो चुका था। घर का काम करने के लिए मेड लगी हुई थी। खाना दादी सास उसके साथ मिलकर बनाती, क्योंकि पायल भी नौकरी पेशा है, तो सुबह ऑफिस जाने की जल्दी और शाम को देर से लौटती है। सासू माँ उससे ज़्यादा बात भी नहीं करती, जबकि दादी सास दिल खोल कर बातें करती हैं और उसे अपने समय के मज़ेदार किस्से सुनाकर उसका मन लगाए रखती हैं। पायल को बड़ा अजीब लगता है। बहू के होते हुए दादी सास रसोई में लगी रहती हैं, पर उसकी सास पर तो जैसे कोई असर ही नहीं होता। उन्हें इतनी भी शर्म नहीं कि उनकी बूढ़ी सास रसोई में नई बहू का हाथ बटा रही है तो मैं भी कुछ सहायता कर दूं। एक दिन उसने विशाल से इस विषय में बात की तो वह हंसने लगा और बोला, यह सास बहू की जोड़ी तो बिल्कुल उल्टी है। हमने तो हमेशा से अपनी दादी को ही काम करते देखा है। माँ के तो बहाने ही कभी ख़त्म नहीं हुए। सोचो, जब उन्होंने अपनी सास के सामने काम नहीं किया, अब तो उनकी खुद की बहू आ गई है। अब भला वह क्यों बिस्तर से नीचे पैर रखेंगी। काम को लेकर माँ और दादी में बहसबाजी तो बहुत होती, पर आखिर में हथियार दादी ही डाल देती। माँ ने कभी कुछ नहीं किया। मेरे नाना नानी की 5वीं और इकलौती बेटी होने के कारण वह कुछ ज़्यादा ही सर चढ़ गई थी, और यहाँ पिताजी उनके सौंदर्य पर ऐसे मुग्ध हुए कि पत्नी के सामने उन्हें कुछ नज़र नहीं आता था। वह तो 2 वर्ष तुम देर से आई हो, नहीं तो अपने सास ससुर की प्यार मोहब्बत का नज़ारा भी अपनी आंखों से देख लेती। पिताजी तो माँ को चाय भी बेड पर लाकर देते थे। दादी मेरी शुरू से ही मेहनती रही हैं। ना तो उनसे काम किए बिना रहा जाता है और ना ही उनके अंदर आलस्य है। इसीलिए माँ को भला बुरा तो बहुत कहती हैं, पर काम भी कर देती हैं। उनकी बातों का माँ पर असर कुछ होता नहीं और बैठे बिठाए काम हो जाता है। बस ऐसे ही इन दोनों को देखता आया हूँ बचपन से। अब तुम दोनों में से किसकी पार्टी में जाती हो, देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि बड़ी भाभी तो माँ जैसी ही थी। उन्हें भी काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था, पर दादी सास से काम करवाते हुए शर्म भी आती थी। इसीलिए वह भैया के साथ यहाँ से निकल गई। वहाँ क्या करती हैं क्या नहीं हमें क्या पता, पर सुना है मेड से लेकर खाना बनाने वाली तक उन्होंने लगा रखी है। मैंने भी कोशिश की थी कि दादी का काम कुछ हल्का हो जाए और उन्हें आराम देने के लिए एक खाना बनाने वाली की व्यवस्था की थी, पर दादी को वह बिल्कुल पसंद नहीं आई और बोली, अब क्या हम नौकरों के हाथ का खाना खाएंगे। अभी इतने बुरे दिन नहीं आए हैं हमारे। जब तक हाथ पांव चल रहे हैं तब तक तो यह नौबत नहीं आने देगी तेरी दादी। बाकी तेरी माँ के राज में क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। पायल सब समझ गई और उसने इन दोनों के बीच में ना बोलने का ही फैसला किया। एक दिन पायल ऑफिस से आई तो सासू माँ और दादी में बहस हो रही थी। उसे देखकर दादी बोली, बहू तू ही बता, अगर दाल में कंकड़ निकल आया तो इसमें मेरा क्या कसूर है। सारे दिन महारानी हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है।
इतना भी नहीं की है, छोटे मोटे काम तो करवा दूं। ऊपर से मुझ पर एहसान जता रही है, जैसे मैंने जानबूझकर इसकी दाल में कंकड़ डाला हो। सास बोली, हाँ बहू, तू ही इस कम अकल बुढ़िया को समझा। जब बस का नहीं तो क्यों रसोई में पकवान बनाने जाती है। कौन कहता है इन्हें यह सब करने के लिए। पर तुम पर प्रभाव भी तो जमाना है। देख रही हूँ मेरी बहू को अपने पक्ष में करने की पुरजोर कोशिश हो रही है। हम दोनों सास बहू का प्यार इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। खुद तो अपनी बहू से कभी बनी नहीं और अब चाहती है ऐसा ही मेरे साथ भी हो। सास का सुख तो कभी मिला ही नहीं, अब बहू का सुख भी मुझसे छीन लेना चाहती हैं। पायल सास की बातें सुनकर हैरान थी। आज तो दादी उनकी बातें सुनकर बहुत नाराज़ हो गई और गुस्से में खाना भी नहीं खाया। बाद में पायल उनके लिए खाना लेकर गई तो वह नाराज़ होती हुई बोली, यहाँ क्यों आई हो बहू, जाओ अपनी सास के पास जाओ। मुझ बुढ़िया की फिक्र करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हारी होती ही कौन हूँ जो तुम मेरी इतनी फिक्र कर रही हो। कहीं तुम्हें यहाँ देखकर फिर से तुम्हारी सास के पेट में दर्द शुरू ना हो जाए। उसे तो यही लगता है मैं तुम्हारे कान भर रही हूँ उसके खिलाफ। पायल बोली, दादी, मम्मी जी का आपके साथ व्यवहार बहुत गलत है और आज तो उन्होंने बहुत गलत किया। क्या आप उन्हें सबक सिखाना चाहती हैं? दादी सास की आंखों में चमक आ गई और बोली, क्या ऐसा हो सकता है? पायल मुस्कुराई और बोली, अगर आप साथ दे तो सब कुछ हो सकता है। इतना ही नहीं, आप अपनी बहू को काम करते हुए भी देखेंगी। दादी बोली, आज तक सिर्फ उसकी चाकरी करती आई हूँ, कभी सास होने का एहसास ही नहीं हुआ। क्या तू सच में ऐसा कर सकती है? पायल बोली, मैं नहीं दादी, हम दोनों मिलकर कर सकते हैं। कुछ दिनों बाद खाना खाते समय विशाल बोला, आप दोनों की 4 धाम की यात्रा की टिकट बुक करवा दी है। शोभा जी बोली, मैंने तुझे कब कहा कि मुझे 4 धाम की यात्रा करनी है? मैं कहीं नहीं जाऊंगी, इस बुढ़िया को भेज दे, वैसे भी इनकी उम्र हो चली है। विशाल बोला, माँ, मैं दादी की ही बात कर रहा हूँ। शोभा जी, फिर दूसरी टिकट किसकी है? विशाल, वह तो पायल के लिए है। क्या बहू इस उम्र में काम धाम छोड़कर 4 धाम की यात्रा करने जाएगी? विशाल बोला, माँ, दादी को अकेला नहीं भेज सकते, उनकी देखभाल के लिए कोई तो होना चाहिए। आपका तो मुझे पहले ही पता था आप नहीं जाएंगी, और वैसे भी इस यात्रा के लिए भी शरीर में चुस्ती फुर्ती चाहिए, जो आपके पास तो बिल्कुल नहीं। इस उम्र में भी दादी आपसे कहीं ज़्यादा एक्टिव और स्वस्थ हैं। आपको तो जब देखो कहीं ना कहीं दर्द होता रहता है। मुझे तो याद ही नहीं कभी कोई ऐसा दिन जिस दिन आपको कहीं दर्द ना हो। अब दादी ने हमारे लिए इतना किया है तो दादी की खुशी के लिए हमें भी कुछ करना चाहिए। शोभा जी बोली, 4 धाम की यात्रा से यह कौन सा सुधर जाएंगी? मुझसे लड़े बिना तो इनका पानी भी हजम नहीं होता। विशाल बोला, ठीक है माँ, इसी बहाने कुछ दिन आप दोनों को एक दूसरे से छुटकारा मिलेगा। और वह हंसने लगा। पर शोभा जी बोली, अगर बहू चली जाएगी तो यहाँ घर कौन संभालेगा? विशाल बोला, माँ, कुछ ही दिनों की बात है, हम दोनों मिलकर मैनेज कर लेंगे। शोभा जी बोली, मेरे बस का नहीं है यह सब करना। विशाल बोला, ठीक है, तो आप कुछ दिनों के लिए भैया भाभी के पास चली जाइए, मैं यहाँ खुद संभाल लूँगा। बड़ी बहू का नाम सुनते ही उन्हें एक झटका सा लगा, क्योंकि जानती है वह तो उन्हीं की तरह कामचोर है, वहाँ उनकी नहीं जमेगी। और शोभा जी ने घर पर ही रहने का फैसला किया। पायल और दादी 4 धाम की यात्रा के लिए चले गए। विशाल सुबह उठकर नाश्ता और चाय बना लेता, लंच बाहर करता, रात का खाना शोभा जी बनाती। दोपहर में अकेली होने के कारण कभी इच्छा होती तो खाना बना लेती, नहीं तो फल फ्रूट खाकर काम चला लेती। और इस तरह जब तक पायल लौट नहीं आई, माँ बेटे ने गुजारा किया। शोभा जी को ना चाहते हुए भी बहुत कुछ करना पड़ता। काम वाले का ध्यान रखना पड़ता कि वह ठीक से काम कर रही है या नहीं। फल और सब्जियां लानी पड़ती। रात को बेटे के लिए खाना भी बनाना पड़ता। वह कुछ ही दिनों में परेशान हो गई और उन्हें अपनी सास की याद आने लगी और वह सोचने लगी, माँ जी इस उम्र में भी कितना काम करती हैं और मैं हूँ कि बस उनके हर काम में नुक्स निकालती रहती हूँ। सास की जो अच्छाइयाँ उन्हें साथ रहते नहीं दिख रही थी। कुछ ही दिनों की दूरी ने उन्हें सच्चाई से अवगत करा दिया और शोभा जी को पहली बार महसूस हुआ। एक दिन माँ जी
हमेशा के लिए उसे छोड़कर चली जाएंगी। और फिर दूसरा एहसास था कि उसने उनके लिए क्या किया है। जवाब पाकर वह खुद ही शर्मिंदा थी, क्योंकि इंसान दूसरों से तो झूठ बोल सकता है पर खुद से झूठ कैसे बोल सकता है। जब तक दादी और पायल वापस आए वह बहुत बदल गई थी। इस अकेलेपन ने उन्हें बहुत कुछ सिखा दिया था। आने के बाद दादी ने भी महसूस किया कि शोभा में बहुत बदलाव हुआ है और एक दिन उन्होंने शोभा को पास बैठाकर पूछा, बहू तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, देख रही हूँ आजकल कुछ ज़्यादा ही काम करने लगी हो। शोभा की आंखों में आंसू आ गए और वह उनके गले लगकर रोने लगी। दादी डर गई और बोली, बहू क्या हुआ, इस तरह क्यों रो रही है? क्या किसी ने कुछ कहा है? किसकी हिम्मत हुई जो मेरी बहू से ऊंची आवाज़ में भी बात कर सके? उन्होंने तुरंत पायल और विशाल को बुला लिया। बताओ तुमने क्या कहा है शोभा से? खबरदार जो किसी ने भी इसे कुछ कहा तो हम दोनों के बीच में किसी को भी आने की इजाज़त नहीं देती मैं। पायल आगे बढ़ी और बोली, माँ जी क्या हुआ? आप इस तरह क्यों रो रही हैं? क्या हमारी किसी बात से आपका दिल दुखा है? अगर ऐसा है तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। शोभा बोली, नहीं बहू, यह पश्चाताप के आंसू हैं। यही तो समस्या है, मुझे कोई कुछ कहता ही नहीं। और वह सास से बोली, माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपका प्यार नहीं समझ पाई और आपकी अच्छी बहू नहीं बन पाई। दादी उनकी बातें सुनकर हैरान थी और पायल को देख रही थी। दोनों सोच रही थी कि आज सूरज कहाँ से निकला है। शोभा बोली, माँ जी मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है। आपकी तरह तो मैं नहीं बन सकती, पर कोशिश करूँगी खुद में सुधार करने की। और पायल मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। जो प्यार मैं इन्हें नहीं दे सकी तुम दे रही हो। तुम्हारे कारण ही मुझे एहसास हुआ सास बहू का रिश्ता भी खूबसूरत हो सकता है। शोभा जी ने सास और बहू दोनों को बाहों में भर लिया। पायल और दादी की नज़रें मिली और दोनों मुस्कुराई। उनकी यात्रा सफल हो गई थी। विशाल आगे बढ़ा और नाटकीय अंदाज में झुककर बोला, आप त्रिदेवियों को बालक का साक्षात प्रणाम। मुझ पर अपनी कृपा इसी तरह बनाए रखिएगा माते। तीनों ने तथास्तु कहते हुए हाथों को ऊपर किया और हंसने लगी। अब घर में किसी से कोई शिकायत नहीं। सभी मिलकर प्यार से रहते हैं और सभी काम मिलकर करते हैं। पति के जाने के बाद शोभा जी ने जीवन में आए खालीपन को भरने के लिए खुद को कमरे में बंद करके टीवी से मित्रता कर ली थी। पर अब उन्हें सास के रूप में एक नई मित्र और बहू के रूप में बेटी मिल गई है। अब उन्हें ज़िंदगी फिर से खूबसूरत लगने लगी है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।